नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्र ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की। वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी। भाजपा नेता नायब सिंह कल हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत ने इस्लामाबाद में एससीओ विचार विमर्श में सकारात्मक और रचनात्मक योगदान दिया। नाइजीरिया में ईंधन टैंकर विस्फोट में 94 लोगों की मौत, 50 घायल। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेंगलुरु में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल वर्षा के कारण नहीं हो सका। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। रबी मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी अप्रूव हुआ है। जो 6 रबी क्रॉप्स हैं, गेहूं के लिए 150 रुपए बढ़ाया गया है, बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपए बढ़ाया गया है, ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपए बढ़ाया गया है, मसूर के लिए 275 रुपीज बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और सैफ्लावर यानी कुसुम उसके लिए 140 रुपीज बढ़ोतरी की गई है। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के महंगाई राहत में 3% की वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि इसका लाभ 49 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 64 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को मिलेगा। कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर रेल और सड़क पुल सहित वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी है। एक नया ब्रिज बनाए जिस ब्रिज में नीचे वाले डेक पे 4 रेलवे लाइन होंगी और ऊपर वाले डेक में 6 लेन का हाईवे होगा। ये वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिजेस में काउंट होगा कि हमारा एंटायर ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट इन दोनों को जोड़ने का ये एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है। गंगा जी पर ये ब्रिज अपने आप में बहुत बड़ा एक मेजर लैंडमार्क है। इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में 2,642 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगेगा। करीब 4 साल का टाइम लगेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल के 6 रबी फसलों के एमएसपी को बढ़ाने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। प्याज के एक्सपोर्ट पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, घटा के 20% कर दी ताकि प्याज बाहर जाए तो यहाँ के किसानों को ठीक रेट मिले। चावल के निर्यात पर प्रतिबंध भी हटा लिया गया और जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगी हुई थी वो समाप्त कर दी गई है। इसके कारण एमएसपी के अलावा भी किसान को ठीक दाम मिले। मैं एमएसपी की दरें बढ़ाने के लिए और किसान हितैषी कई फैसले करने के लिए अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ और किसान हित के ये काम, कृषि विकास के काम निरंतर जारी रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता नायब सिंह कल दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह कल दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे कल पंचकुला के शालीमार मैदान में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। इससे पहले विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री सिंह ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह ने 24,000 युवाओं की भर्ती परीक्षा का परिणाम कल घोषित किए जाने की बात कही। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है।
और बच्चों का वो रिजल्ट क्या है। हमारे 24,000 बच्चे हैं, 24,000 बच्चों का कल ही जब सब होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट क्या है वो उसको जारी कर देगा। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने आज मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया। इसके बाद श्री अब्दुल्ला ने विभिन्न आधिकारिक मामलों पर चर्चा करने के लिए प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए केंद्र श्री अब्दुल्ला और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में उपस्थित हैं। यह बैठक आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने के लिए हो रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद बैठक को सार्थक बताया। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस अवसर पर 8 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत ने विचार विमर्श में सकारात्मक और रचनात्मक योगदान दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार पर संवाद विकसित करने सहित भारतीय परिप्रेक्ष्य से 8 प्रमुख निष्कर्ष थे। उन्होंने कुछ निष्कर्षों के रूप में डीपीआई और डिजिटल समावेशन को एससीओ सहयोग ढांचे का हिस्सा बनने और एससीओ द्वारा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए मिशन लाइफ से प्रेरणा लेने का हवाला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संगीत और नृत्य ऐसी भाषाएं हैं जो सीमाओं से परे हैं और सार्वभौमिक रूप से समझी जाती हैं। नई दिल्ली में भारतीय नृत्य पर पहले अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के लिए एक विशेष संदेश में श्री मोदी ने युवा पीढ़ी के लिए नृत्य के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने इसे भारत की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग बताया। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रदर्शन कलाओं को समर्पित सबसे प्रारंभिक ग्रंथ भारत में भरत मुनि द्वारा लिखे गए थे। उन्होंने कहा कि युवाओं को ऐसे उत्सवों में शामिल करने से उन्हें अपनी जड़ों से जुड़े रहने में मदद मिलेगी और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका मजबूत होती है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित 6 दिन के महोत्सव का उद्घाटन आज संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के समारोह में शामिल होंगे। संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ये समारोह आयोजित कर रहा है। प्रधानमंत्री अभिधम्म दिवस के महत्व, पाली भाषा के महत्व और बुद्ध धर्म की समृद्ध विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के प्रयासों पर विचार साझा करेंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समारोह को विशेष रूप से संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में 1 दिन की यात्रा पर आज मॉरिटानिया पहुंची। मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद औलद गजौनी ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मॉरिटानिया में भारतीय प्रवासियों के साथ विभिन्न द्विपक्षीय बैठकें और बातचीत करने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज शिलांग में मेघालय स्किल और इनोवेशन हब की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि कौशल और नवाचार विशेष क्षेत्र में किसी व्यक्ति की प्रतिभा के सर्वोत्तम उपयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो मानव संसाधनों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। उन्होंने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना के साथ साथ 5 वर्ष में 5 लाख युवाओं को लाभान्वित करने वाली इंटर्नशिप के लिए 60,000 करोड़ रुपए के आवंटन के बारे में बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज स्विट्जरलैंड के जिनेवा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि वो शांति और अहिंसा के प्रतीक हैं। श्री बिरला जिनेवा में 149वें अंतर संसदीय संघ में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी का 8वां संस्करण कल नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। 4 दिवसीय कार्यक्रम में भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 400 से अधिक प्रदर्शक, लगभग 900 स्टार्टअप और 120 देशों की भागीदारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अग्रणी दूरसंचार कंपनियां और इनोवेटर इस कार्यक्रम में क्वांटम प्रौद्योगिकी और सर्कुलर इकोनॉमी में प्रगति को उजागर कर रहे हैं।
इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है, जहां विश्व भर से आई कंपनियां और स्टार्टअप्स अपने अत्याधुनिक उत्पाद और सेवाओं का प्रदर्शन कर रही हैं। इसमें भाग लेने के लिए आए हुए विश्व भर के तकनीकी विशेषज्ञ भविष्य की तकनीकों के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं, ताकि ऐसे उत्पाद और सेवाएं विकसित की जा सकें जो आने वाले समय में लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सके। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान 6G, 5G, क्लाउड और एज कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, ग्रीन टेक, सेटकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स पर विशेष फोकस दिया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक ने बताया कि उन्हें एक ही छत के नीचे विश्व भर के संभावित खरीदारों को अपने उत्पाद और सेवाएं दिखाने का अवसर मिल रहा है। 4 दिनों तक चलने वाला ये कार्यक्रम इस महीने की 18 तारीख को समाप्त होगा। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonai.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। नीति आयोग कल से नई दिल्ली में 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन करेगा। ये आयोजन अमेरिका के मेथनॉल संस्थान के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम दुनिया में मेथनॉल उत्पादन, अनुप्रयोग और संबद्ध तकनीकी विकास से संबंधित परियोजनाओं, उत्पादों और अनुसंधान तथा विकास पहलों की प्रगति के बारे में बताएगा। एक रिपोर्ट। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य विश्व ऊर्जा परिवर्तन में मेथनॉल की भूमिका और हरित शिपिंग में कम कार्बन ईंधन के रूप में मेथनॉल के उदय के बारे में बताना है। नई दिल्ली में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. सारस्वत ने कहा कि मेथनॉल एक बहुमुखी ईंधन है। इसे बायोमास, कोयला और नवीकरणीय स्रोतों सहित घरेलू फीड स्टॉक की एक विस्तृत श्रृंखला से उत्पादित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये सबसे स्वच्छ ईंधन में से एक है और जीवाश्म ईंधन से सस्ता है। उन्होंने कहा कि ये भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह। नाइजीरिया में एक ईंधन टैंकर में विस्फोट में 94 लोगों की मौत हो गई और 50 लोग घायल हो गए। ये घटना कल रात उत्तरी जिगावा राज्य में हुई। कई पीड़ित दुर्घटनाग्रस्त टैंकर के पास पहुंचे थे और सड़क पर बिखरे ईंधन को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले सितंबर में नाइजर राज्य में एक ईंधन टैंकर के लॉरी से टकरा जाने से 59 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इजरायल के हवाई हमलों में आज दक्षिणी लेबनान के शहर नबातीह में स्थानीय मेयर सहित 6 लोग मारे गए। यह हमला इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के लेबनान में संघर्ष विराम के विचार को खारिज करने के बाद हुआ है। उधर हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने उत्तरी इजरायल में करमियल की ओर रॉकेटों से हमला किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए सभा का 7वां सत्र 3 से 6 नवंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। आईएसए सभा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पहलों पर विचार विमर्श करेगी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और आईएसए के अध्यक्ष प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी। मणिपुर की पहाड़ियों में रहने वाले स्वदेशी समुदायों और घाटी के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण बंधन को मजबूत करने वाला वार्षिक उत्सव मेरा हो चोंगबा 2024 कल इम्फाल में आयोजित किया जाएगा। राज्य स्तरीय आयोजन समिति कल मणिपुर रॉयल पैलेस और पवित्र स्थल कांगला में उत्सव मनाएगी। पहला आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति संवाद आज सिंगापुर में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के साइबर कूटनीति प्रभाग के संयुक्त सचिव अमित ए शुक्ला ने की। इस दौरान दोनों पक्षों ने साइबर खतरे के परिदृश्य, राष्ट्रीय साइबर नीतियों, आकलन और संयुक्त राष्ट्र में आईसीसी डोमेन के विकास पर चर्चा की। बेंगलुरु में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल बारिश की वजह से नहीं हो सका। मैच में टॉस भी नहीं हुआ। अगले 4 दिन का खेल निर्धारित समय से 15 मिनट पहले शुरू होगा और 15 मिनट बाद तक खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की। वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी। भाजपा नेता नायब सिंह कल हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत ने इस्लामाबाद में एससीओ विचार विमर्श में सकारात्मक और रचनात्मक योगदान दिया। नाइजीरिया में ईंधन टैंकर विस्फोट में 94 लोगों की मौत, 50 लोग घायल।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेंगलुरु में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल वर्षा के कारण नहीं हो सका। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।